ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti Shanti Shanti. O Lord, this outer world is full with divine consciousness. This inner world is also full with divine consciousness. From the fullness of divine consciousness, the word is manifested. Taking Purna from Purna remains indeed Purna, because divine consciousness is one, undivided and infinite. आज हम साइबर अपराध एवं इससे संबंधित कानूनी एवं सुरक्षा के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे. सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है. साइबर और अपराध दो शब्दों के युग से बना साइबर अपराध वह अपराध है जिसके कारित करने या घटित होने में किसी भी एक या अनेक प्रकार के कंप्यूटर संसाधनों की सहायता ली जावे या किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य मानकर उस पर हमला किया जावे या अपराध के समय घटनास्थल पर किसी भी एक या एक से अधिक संसाधनों की मौजूदगी हो. कंप्यूटर संसाधनों में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जो आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है. तो उसमें से कोई कंप्यूटर हो, कंप्यूटर इंटरनेट हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, ये सभी कंप्यूटर संसाधनों में आते हैं. In other words, we may define cybercrime as a crime in which computer resource is either a tool or a target or incident to crime. तो तीन श्रेणी के अपराध है जो इस साइबर क्राइम में आते हैं. सब कंप्यूटर संसाधनों को साधन के रूप में काम में लिया जाए उस अपराध को करने में. दूसरा, जिसके लिए कंप्यूटर साधनों को टारगेट मानकर उन कंप्यूटर साधनों पर ही अटैक किया जाए. या तीसरा, अपराध किए जाने के समय किसी भी एक या अधिक कंप्यूटर संसाधनों की घटनास्थल पर मौजूदगी हो तो भी ये साइबर अपराध कहलाता है. क्योंकि यदि घटनास्थल पर मौजूद है कंप्यूटर संसाधन तो जो डिजिटल एविडेंस है वो उसके अंदर कैप्चर हो जाती है, इसलिए ये साइबर अपराध कहलाता है. अब दूसरी जिज्ञासा ये आती है कि साइबर अपराध तो हो गए, लेकिन ये साइबर क्या है? ये कोई डिवाइस है, इक्विपमेंट है, या कोई टेंजिबल, कोई छूने देखने वाली वस्तु है, या कोई इंटेंजिबल अदृश्य और अस्पृश्य वस्तु है. दसको साइबर कोई डिवाइस, इक्विपमेंट, कोई टेंजिबल वस्तु नहीं है. यह एक कंप्यूटर संसाधनों की संस्कृति की विशेषता को दिया गया नाम है. साइबर इज द नेम गिवन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल रियलिटी. इसके देखिए तीन अवयव हैं. पहला कंप्यूटर है, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और तीसरा वर्चुअल रियलिटी. कंप्यूटर क्या है सब अपन जानते हैं, लेकिन फिर भी कंप्यूटर आप लोगों के जानने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं. देखिए, ये एक हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस होती है. ये इलेक्ट्रॉनिक भी होती है, ये मैग्नेटिक हो सकती है, ये ऑप्टिकल हो सकती है, किसी भी अन्य तरह की हो. तीन इसके वो हैं और ये तीन बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती है. कौन कौन से? लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड मेमोरी फंक्शन. करती कैसे है? थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल इम्पल्सेस विच इंक्लूड आउटपुट, इनपुट, सारे उसके अंदर आ जाते हैं. सेकेंड इसका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इस पैराडाइम शिफ्ट से सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल रूप में चेंज हो गई. So information technology is the study, design, development, implementation, support and management of computer-based information system. या हम ये कह सकते हैं उसको कि computer technology is used in the preparation, processing, procurement, storage and retrieval of information. That is the information technology. Then third is the virtual reality. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उसकी स्टडी के उसमें आता है तो वर्चुअल रियलिटी होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम और द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वी क्रिएट सच एन इन्वायरमेंट, द थ्री डिमेंशनल वर्चुअल इन्वायरमेंट that it seems that as if it is real. So that is the virtual reality. It is virtual but it is real. यदि हम साइबर अपराध के कानूनी प्रावधानों की चर्चा करें, वह है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000.
जिसे IT एक्ट 2000 के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसमें IT एक्ट की आवश्यकता, कंप्यूटर और संचार तकनीक के क्रांतिकारी विकास। क्या है ये क्रांतिकारी विकास? जिसमें समस्त सूचनाओं को तैयार करने, संसाधित करने, भंडारण करने, स्टोर करने में कागज आधारित तरीकों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आदान प्रदान ने ले लिया। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये जो चेंज है, रिवोल्यूशनरी चेंज है। पहले इसमें जो प्रचलित था पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके अल्टरनेटिव के रूप में इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज व इलेक्ट्रॉनिक संशोधन के अन्य माध्यमों ने ले लिया। डाटा के रूप में सूचनाओं को तैयार करने, उनको भेजने, प्राप्त करने, आदान प्रदान को विधिक मान्यता देने एवं इन सूचनाओं को अनधिकृत रूप से प्राप्त करने, चोरी करने, बदलने व इसे नष्ट करने के कार्यों से संबंधित जो अपराध है किए जाने लगे, उनकी रोकथाम करने, अर्थात प्रिवेंशन और मिटिगेट, इसको रोकने के लिए या कम करने के, एवं इनका अनुसंधान कर अपराधियों का पता लगाकर दंड देने की प्रक्रिया के संबंध में ये एक महसूस किया गया कि कोई कानून होना चाहिए। इसके 4 उद्देश्य मोटे रूप पे। पहला, इसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड का विधिक मान्यता देना। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सरकारी कार्यों में प्रस्तुत करने। तीसरे, अपराध को रोकने व कम करने। चौथा, अपराध अनुसंधान करने में रेगुलेशन की आवश्यकता महसूस की। दूसरा प्रश्न ये आया कि ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा के माध्यम से जो सूचना को कर रहे हैं, तो इसके अंदर कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ से दिल्ली में बैठा आदमी कहीं भी देश के किसी भी, विश्व के किसी भी कोने से, हांगकांग में वो एक्सेस कर सकता है, लंदन में कर सकता है, मैसेच्यूसेट्स में कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी भौगोलिक सीमाएं नहीं है, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो जब ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है तो ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महसूस की, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तरीके जो होता है, उसके विकल्प के रूप में डाटा आधारित तरीकों के लिए लागू करने के कानून को पूरे विश्व में एक रूपता देने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जनवरी 1997 को इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित एक आदर्श विधि, मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संकल्प रिजोल्यूशन स्वीकार करते हुए सदस्य देशों को ये सिफारिश की कि वे अपने देशों में जब भी इससे संबंधित कानून को बनाएं या कानून का संशोधन करें, तो विधि की एक रूपता को मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्पित आदर्श विधि को ध्यान में रखें। ये एक डायरेक्शंस वहाँ जो रिजोल्यूशन पास किया था, उस रिजोल्यूशन के लिए आपने ये सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उसको संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेंबली ने एक सिफारिश की, और इसी सिफारिश के तहत भारत गणराज्य ने इसको संकल्प को प्रभावी बनाने एवं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिस IT एक्ट को अपन मूल मानते हैं, इसको पारित किया, जो 17 सितंबर 2000 से पूरे देश में लागू है। इस अधिनियम को सूचना प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हुआ 2008 में, और इस संशोधन जो संशोधित जो एक्ट है वो 27 दिसंबर 2009 से लागू है, 27 सितंबर से। इस एक्ट को साइबर अपराध जानने का मूल ग्रंथ कहते हैं। है ये छोटा सा, लेकिन ये मूल ग्रंथ है। ये बहुत ही कंसाइज एक्ट है। इसमें कुल 13 अध्याय हैं और 94 धाराएं हैं। तो शुरू में पास किया जब 13 अध्याय में 94 धाराएं थी। इन 13 अध्याय में से अध्याय 1 से 8 में जो कुल 42 धाराएं हैं, 42 सेक्शंस हैं, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के मान्यता, विधिक मान्यता देने एवं इस प्रक्रिया के बारे में, और अध्याय 9 और 10 में पेनल्टीज और कंपनसेशन है, और इसका एजुकेशन है।
साइबर अपील अधिकरण के अधिनियम के गठन प्रक्रिया संबंधी 22 धाराएं 43 से 64 तक इनमें आती हैं। और अध्याय 11 से 13 जिस पे अपन अभी चर्चा करेंगे आगे, जो कि ऑफेंस से और उनके प्रक्रिया से संबंधित 30 धाराएं हैं, 65 से 94, 65 to 94, 30 सेक्शंस। 2008 में जो संशोधन हुआ तो इन 94 धाराओं में से जस्ट मैं आपको एक इसका छोटा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट में है। कईयों को ये लगता है कि IT एक्ट पता नहीं कितना बड़ा है, क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन 94 धाराओं में से 4 धाराएं तो हटा दी गई और इसके अंदर रद्द कर दी, 30 नई धाराएं जोड़ दी आवश्यकता को महसूस करते हुए। आज के दिन इसके अंदर केवल 120 धाराएं हैं जिनमें अपराध के इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके दंड, प्रक्रिया आदि से संबंधित केवल 47 धाराएं हैं, जिसके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा रहती है, सभी की रहती है, क्योंकि अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है अवेयरनेस अबाउट द लीगल प्रोविजंस एंड सेफ यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। ये दो बहुत आवश्यक हैं। वन शुड बी अवेयर अबाउट द साइबर क्राइम एंड अवेयर अबाउट द सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। इस IT एक्ट में वर्णित जो अपराध से अभी अपन ने चर्चा की न, जो धाराएं हैं, इनमें कुछ एक कंप्यूटर संसाधनों को टारगेट करते हुए हैं। जैसे 3 कैटेगरी बताई ना, एक कंप्यूटर को टारगेट करते हुए, एक कंप्यूटर की हेल्प लेते हुए एज ए टूल, और दूसरा कंप्यूटर संसाधन वहाँ मौके पर मौजूद हो। तो पहले अपन इस IT एक्ट के तहत देख रहे हैं कि कौन कौन से अपराध इसमें अटैक करने के। तो सबसे पहले इसके अंदर एक धारा 43 है, आपके याद रह जाएगी। धारा 43 के अंदर ऐसे 10 कार्य वर्णित किए गए हैं जिनको अवैध करार दिया गया है, जो कि इलीगल है, जो कि नहीं करना चाहिए, और जिनको यदि फ्रॉडुलेंटली या इंटेंशनली किया जाता है तब वो दंडनीय अपराध हैं। और बिना उसके फ्रॉडुलेंटली आपने मान लीजिए कई भूल से, गलती से हो गया, जिनमें कोई इंटेंशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, कोई फ्रॉडुलेंट वो नहीं है, एक्शन नहीं है, तो वहाँ उस पर जुर्माने का प्रावधान। लेकिन जुर्माना निश्चित है, ये इलीगल है, चाहे आपसे भूल से हो जाए, इनएडवर्टेंटली हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, चाहे मान लीजिए कंप्यूटर रिसोर्सेज के ही ठीक तरीके से रख रखाव से नहीं हो, लेकिन ऑनस आप पे जो मालिक है उसके ऊपर ऑनस। इस 43 के अंदर जो 10 काम हैं वो याद रखने लायक है, याद हो जाते हैं। सबसे पहला है बिना अनुमति कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करना। दूसरा है बिना अनुमति डेटा सूचना को डाउनलोड करना या उसकी कोई प्रतिलिपि लेना। ये ज़्यादातर ऑफिशियल में ये रहता है कि सबके पास कंप्यूटर है और उसके अंदर सारा आपके डेटा मौजूद हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मान लीजिए आपने कहीं डाउनलोड कर लिया या कहीं पेन ड्राइव के अंदर ले लिया या उसकी फ़ोटो को भी ले लिया, तो वो अवैधानिक है। तीसरा, कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस प्रवेश करवा दे, वो है कंप्यूटर संसाधन को नुकसान पहुंचाए, कंप्यूटर संसाधन को विच्छिन्न करे, डिस्टर्ब करे, कंप्यूटर संसाधन में किसी के अधिकृत प्रवेश को आप रोकें, या अनधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर सोर्स के अंदर पहुंचने में, एक्सेस करने में सहायता प्रदान करें, या कंप्यूटर संसाधन में छेड़छाड़ या छल साधन द्वारा किसी व्यक्ति को उपभोग की सुविधा प्रदान कर सेवा दूसरे के, जैसे मान लीजिए इंटरनेट सेवाएं, तो इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस का है, आपने उसको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किसी से दूसरे को दे दिया और उसका जो शुल्क है वो कहीं दूसरी जगह जमा कराए, तो इसको ऑफेंस माना गया है IT एक्ट के तहत। ये नहीं कि केवल आपके डिसिप्लिनरी एक्शन है, नो, इट इज़ ना ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस है। उसके बाद में 9वां जो आता है, सूचना को नष्ट करना, हटाना, परिवर्तन करना या उसके महत्व की को कम कर देना। देन लास्ट है कंप्यूटर तंत्र को नुकसान करने के उद्देश्य से कंप्यूटर स्रोत को चोरी कर दो, आप छिपा दो, नष्ट करना,
ये सभी 10 कार्य इस धारा 43 IT के में जो वर्णित हैं वो धारा 66 के तहत ये दंडनीय अपराध है और 66 में 3 वर्ष की सज़ा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये हर एक को ध्यान रखना चाहिए जो भी कंप्यूटर काम में लेते हैं। देन दूसरी आती है धारा 65। 43 के बाद में सीधा 65 तक आते हैं। बीच के अंदर आपके आपराधिक धाराएं नहीं हैं या ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है। धारा 65 में कंप्यूटर साधन में छेड़छाड़ का अपराध है जिसमें 3 वर्ष का कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से जो दंडनीय है। फिर आता है धारा 66B। 65 के बाद में 66A को डिलीट कर दिया गया है। 66 जो अपन ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, जो 43 का है उसका अपराध की सज़ा धारा 66 में है। 66B के अंदर कोई भी चुराया हुआ कंप्यूटर तंत्र या कंप्यूटर उपकरण को कपटपूर्वक कोई प्राप्त करे, अपने पास रखे, उसको काम में ले, उसके अपराध के अंदर 3 साल का कारावास और 2 का दंड का प्रावधान है। अब देखिए यहाँ एक और बताऊँ आपको, ये जो कंप्यूटर तंत्र है या आपको सूचना तंत्र है या कंप्यूटर उपकरण है, कंप्यूटर रिसोर्स है, संसाधन है, तो कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो केवल कंप्यूटर ही चोरी का नहीं हो, यदि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो अनलाइसेंस्ड है, जो पायरेटेड है, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो यदि काम में लेते हो तो इसके तहत दंडनीय अपराध है, 3 साल की सज़ा। गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर इस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि कार्रवाई करने वाला आता है तो उन्हीं के आता है, इसलिए वो। लेकिन इसका दूसरा देखिए आप क्या नुकसान है इसका। चलो आप सज़ा से तो आपके विभाग ने वो नहीं की, लेकिन यदि आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाला है तो सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई हेल्प नहीं देगा, कोई अपडेट्स नहीं देगा, और हैकर्स के लिए वो एक वरदान है। हैकर्स इस माध्यम से जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से कोई न कोई आपका प्रोग्राम अंदर डाल देते हैं, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, कीलॉगर है, और उससे आपकी सूचनाएं पूरी चुरा लेते हैं। उसे आगे 66B से 66C। 66C में पहचान की चोरी का आइडेंटिटी थेफ्ट, जिसके तहत भी 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान। इस एक्ट के तहत कंप्यूटर संसाधन, ये तो थे कंप्यूटर पे अटैक करने का, कंप्यूटर एज ए टारगेट। दूसरा, कंप्यूटर के संसाधन को सहायता के तौर पर एज ए टूल के तौर पे जो काम में लेते हैं, तो उसके अंदर भी IT एक्ट के अंदर भी कुछ धाराएं हैं। जैसे धारा 66B है, D 66D, D फॉर दिल्ली। अपनी पहचान छुपाकर कोई आदमी कंप्यूटर की मदद से व्यक्तिगत डाटा पहुंचने की कोशिश करता है या पहुंचता है तो ये अपराध धारा 66D के अंदर है। इसमें 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। दूसरा 66E 66E, जानबूझकर बिना अनुमति के किसी व्यक्ति, देखिए इसके अंदर व्यक्ति है, इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं किया, पर्सन है, किसी व्यक्ति की निजी क्षेत्र की फोटो को प्रकाशित या प्रसारित करे, उसको कैप्चर करे, उसको प्रसारित करे, प्रकाशित करे और उसकी एकांतता का उल्लंघन करे, तो इस एकांतता की उल्लंघन का जो अपराध है, इस पर 3 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अभी 3-4 दिन पहले आपने जयपुर के एक मॉल में चेंज रूम में कंसील्ड कैमरा लगाकर इस अपराध के घटित होने की खबर समाचार पत्रों में सभी में देखने को मिली थी। उसके बाद आता है धारा 66F। ये गंभीर है और आजकल इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ये साइबर आतंकवाद का अपराध है। कंप्यूटर रिसोर्सेज की हेल्प से उनको टूल बनाकर यदि साइबर आतंकवाद का अपराध करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास का दंड का प्रावधान है। 66F के बाद में धारा 67 67A और 67B, ये बहुत ज़्यादा जानना इनके बारे में ज़रूरी है। 67 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्यूटर रिसोर्सेज से अश्लील सामग्री प्रकाशन करने, प्रेषित करने, उसके अपराध करे
तो पहली दफ़ा प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी सिद्धि दोष सिद्धि के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता, 3 वर्ष की जगह तो 5 वर्ष का हो जाता, और 5 लाख के रुपए 10 लाख का जुर्माना। ये 67 का जो ऑब्ससीन मटेरियल को न केवल पब्लिश करे बल्कि ट्रांसमिट भी करता है। आपने यूट्यूब के किसी भी उससे आपने कैप्चर किया और फॉरवर्ड कर दिया, दैट इज़ एन ऑफेंस। यदि वो ऑब्ससीन है तो इस 67 के तहत ऑफेंस है। दूसरा आता है धारा 67A। 67A उससे थोड़ी गंभीर है। मेरी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स से संबंधित स्पष्टकृत वर्णित जो स्पष्ट सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्ट हों उसको प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर प्रथम दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का है, पहले 3 वर्ष का था 67 में, इसमें 5 वर्ष का और 10 लाख रुपए का जुर्माना, और द्वितीय या उसके बाद दोष सिद्धि पर 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। तीसरा 67B जो 67A के अंदर है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, वो ही यदि बच्चों के साथ हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों के सेक्स प्रदर्शन संबंधी वर्णित सामग्री को प्रकाशित करने, प्रसारित करने, इससे आगे इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ दी है, बच्चों के लिए प्रकाशित करने या प्रसारित करने का प्रयास करे, उसको करने दे या संग्रह करे या उसको डाउनलोड करे, विज्ञापित करे, आदान प्रदान करे, वितरण करे, या बच्चों को ऑनलाइन संबंध बनाने के एवं सेक्स प्रदर्शन के द्वारा बहकाने, उत्प्रेरित करने या ऑनलाइन दुष्प्रयोग की सुविधा प्रदान करे, या बच्चों के साथ सेक्स प्रदर्शन करने के कृत्य के संबंध में किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दुरुपयोग करने के अपराध में, इसमें इतनी सारी चीज़ें जोड़ती। इसके यदि ये अपराध करता है तो धारा 67B के तहत दोष सिद्धि पर, प्रथम दोष सिद्धि पर 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना, और द्वितीय दोष सिद्धि पर 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। कि ये तो है इस IT एक्ट। लेकिन इस IT एक्ट के अलावा यदि कोई व्यक्ति IPC और अन्य लोकल एवं स्पेशल एक्ट्स, भारतीय दंड संहिता या लोकल व स्पेशल एक्ट के तहत जो वर्णित अपराध हैं उनको घटित करने में, उनको कारित करने में यदि कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करता है या कंप्यूटर संसाधनों की घटना पर मौजूदगी भी है, तो वो अपराध भी कंप्यूटर साइबर अपराध की श्रेणी में हम लेते हैं, क्योंकि उनमें या तो हेल्प ली है या वहाँ मौजूद है। इसके बाद में अगली इसके अंदर धारा इम्पोर्टेंट है, वो 69 है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस अपराधों के नियंत्रण के लिए सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त करवाती है, और इस 69 के तहत दो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 69 और 69A, जो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ध्यान में रहना चाहिए। किसी कंप्यूटर उपकरण के माध्यम से किसी सूचना को इंटरसेप्ट करने, उसको मॉनिटर करने, उसको डिक्रिप्ट करने। कई दफ़ा क्या है, ये टेररिस्ट हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर, या मान लीजिए जो स्मगलर्स हैं वो अपनी सूचना एक व्यक्ति से दूसरे को इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर भेजते हैं। तो सरकार को ये अधिकार है, यहाँ प्रिवेसी का लागू नहीं होगा, आपका अधिकार राइट टू प्रिवेसी यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 69 में इसको स्पष्ट वो कर दिया है कि उसको इंटरसेप्ट करने, मॉनिटर करने, डिक्रिप्ट करने, इनकी शक्तियों का निर्वहन करते हुए जो सक्षम अधिकारी है वो सर्विस प्रोवाइडर को एक ऑर्डर प्लेस करता है, साहब इसके अंदर हमें ये सुविधा प्रदान करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास है, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के पास है। तो इस अधिकार के तहत वो जब उनको ऑर्डर देते हैं कि इसके अंदर हम ये मॉनिटर करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसका सेवा प्रदाता सहायता प्रदान करे। यदि कोई सेवा प्रदाता सहायता प्रदान नहीं करता है तो इसलिए बहुत गंभीर अपराध माना गया है, और सेवा प्रदाता को 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान, ये 69 का है।
69A में यदि केंद्र सरकार द्वारा कोई भी ऑथराइज ऑफिसर है और वो ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और सूचना का जनता तक पहुंच पाने को बाधित करने के कोई विधि सम्मत निर्देश जारी करता है, जैसे कई दफ़ा अपने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं एक स्पेशलाइज एरिया के अंदर, जहाँ मान लीजिए क्राइम है या जहाँ कोई देश की संप्रभुता के कोई खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई मैसेज जा रहा है, तो संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए एवं अपराधों के नियंत्रण के लिए, अपराधों के अनुसंधान के लिए ये कोई विधि सम्मत जो ऑथराइज ऑफिसर हैं वो एक आदेश जारी करते हैं और उनको ये कहते हैं साहब आप इंटरमीडिएट, क्योंकि सेवा प्रदाता जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडिएट है, टेक्नोलॉजी सारी उसकी है, उसके इंटरनेट पे उसका अधिकार है, तो इसकी पालना करने के लिए उनको आदेश दिए जाते हैं। यदि उसमें इंटरमीडिएरी आपको असिस्ट नहीं करता है, कई बार ये आता है कि साहब आप लिख के दे दिया लेकिन वो कर नहीं रहा है, इसके लिए 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान, ये दोनों सेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा ये आता है, एक प्रश्न आता है कि इनके लिए कौन अधिकृत है कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो इसके अंदर धारा 78 इम्पोर्टेंट है और धारा 78 IT एक्ट के तहत ये कहता है कि IT एक्ट के तहत जो भी घटित अपराध हैं उनका अन्वेषण पुलिस अधिकारी, कौन सा पुलिस अधिकारी, जो कि निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, वही कर सकेगा। अर्थात IT एक्ट के तहत अपराधों का अन्वेषण, उसका प्रोसिक्यूशन, उसके लिए केवल और केवल पुलिस ही अधिकृत है एवं पुलिस में भी निरीक्षक और इनके ऊपर के पद के अधिकारी अन्वेषण कर सकते हैं, नीचे के नहीं कर सकते। इसके बाद में धारा 80 है जो पुलिस को अधिकार देती है, पुलिस निरीक्षक और उसके ऊपर की पंक्ति का पुलिस अधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई अधिकृत, कोई केंद्र का या राज्य सरकार का अधिकारी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वारंट के प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है एवं संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये धारा 80 वो दी जाती। सो अब तक जो चर्चा की गई वो IT एक्ट 2000 के तहत वर्णित ये सभी साइबर अपराधों के बारे में की। अब इन साइबर अपराधों का इसके अलावा भी जो है हम इसका वर्गीकरण विक्टिम की श्रेणी के आधार पर भी कर सकते हैं। अक्सर ये किया जाता है, आप देखिए क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो उसके अंदर व्यक्ति, जैसे विक्टिम यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति हो अकेला, उसके विरुद्ध कोई साइबर अपराध हो, एक कैटेगरी वो हो गई। दूसरी लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध जिसको हम जेंडर्ड साइबर वायलेंस कहते हैं। और जेंडर्ड साइबर वायलेंस, आज जितने भी साइबर वायलेंस के केसेस होते हैं उसमें मोर देन 60% अकेले केवल महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध होते हैं। ये उनको पता ही नहीं है और वही सीधा सा कारण इसका कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट द साइबर ऑफेंसेस, द जेंडर साइबर ऑफेंसेस। तीसरा, जैसे समाज के विरुद्ध साइबर अपराध किया हो या किसी संस्था के विरुद्ध साइबर अपराध या देश के विरुद्ध साइबर अपराध अगेंस्ट द नेशन, तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध हो, ये श्रेणियों में इसको विभक्त किया गया है। वर्तमान समय में देखो अब इसके अंदर ये है कि साहब ये सारी बातें हैं, हमें जानने की क्या ज़रूरत है, आम आदमी को क्या इन साइबर अपराधों के बारे में जानने की ज़रूरत है। हाँ, आप बिल्कुल इस चीज़ को मानिए, आम आदमी को साइबर अपराध के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। वर्तमान समय में यदि आप निम्न में से कोई भी कंप्यूटर संसाधन काम में लेते हैं, कौन से कंप्यूटर हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पानटॉप हो, आपका देन स्मार्टफोन हो, इंटरनेट हो, वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
ऐसे कितने ही सारे हैं। अभी वर्तमान में पिछले 6 महीनों के अंदर मोर देन 253 जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर अवांछनीय बातें थी, डेटा लीकेज की हुई थी, कई सारी प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट ने उनको ब्लॉक कर दिया है। देन ये ब्लॉक कहाँ से किया, कहाँ से मिला अधिकार? अभी अपन ने देखा था, चर्चा की थी कि 69A के तहत ये ब्लॉक कर देते हैं, गवर्नमेंट को ये पावर्स रहती है। फिर उसके बाद में यदि आप ATM काम में लेते हैं, ATM को वो कर जाते हैं, या आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कोई भी उसके अंदर है, उसको काम में लेते हैं, या आप ई-बैंकिंग करते हैं, या ई-वॉलेट करते हैं, या पेटीएम करते हैं, फ़ोनपे करते हैं, या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, स्नैपडील है, या आप ईमेल करते हैं या रिसीव करते हैं, आप ईमेल एक्सेस करते हैं, या आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस को वो करते हैं, ये बड़े उसके अंदर। तो आप यदि नॉलेज नहीं है, आपको अवेयर नहीं है, तो आप इसके साइबर अपराध के विक्टिम होने की आपकी पूरी संभावना है। यू मे बी विक्टिम ऑफ साइबर ऑफेंस इनएडवर्टेंटली, आपकी चाहे मंशा नहीं हो। तो आप इससे बचाव क्या करें, कैसे बचाव करें? ये घबराहट वाली बात हो जाती है कि ये सारी चीज़ें तो अपन काम में लेते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनमें से एक भी काम में नहीं लेता हो, और यदि एक भी काम में लेता है तो इसका मतलब है साइबर क्राइम का वो विक्टिम हो सकता है। बचाव के लिए आवश्यक है सूचना जो कंप्यूटर द्वारा तैयार की जाती है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाती है, कंप्यूटर द्वारा संधारित की जाती है, भंडारण की जाती है, उस सूचना को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में डेटा बोलते हैं। अब जितने भी है डेटा प्रोटेक्शन के एक्ट, डेटा आपका क्लाउड के ऊपर आपने स्टोर कर रखा है, डेटा चोरी हो गया, डेटा बोलते हैं। डेटा क्या है? ये डेटा सूचनाओं को यदि कंप्यूटर के अंदर से प्रोसेस कर दी जाए, यानी कंप्यूटर में तैयार की गई हो, कंप्यूटर में उसको प्रोसेस की हो, कंप्यूटर में उसको स्टोर की गई हो, कंप्यूटर द्वारा मेल से भेजी गई हो, कंप्यूटर द्वारा स्वीकार की गई हो, रिसीव की गई हो, कंप्यूटर के ऊपर ही आपके मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, उनको आपने एक्सेस किया है, सारा वो सूचनाएं वो डेटा कहलाती हैं। और उन सूचनाओं को जिस कंप्यूटर संसाधनों से तैयार संधारित किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है, उन सब के अंदर वल्नरेबिलिटी है। आप उसके अंदर कोई भी हैकर है या अपराधी है, उनमें से उसकी सूचना को अनधिकृत रूप से प्राप्त कर सकता है। तो करना क्या है कि इन सूचनाओं को आप, और इन जो उसमें सूचना हैं, जो सूचना मौजूद हैं, और ये सारे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हैं, इनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये कौन कौन से हैं? अब दूसरा प्रश्न आता है कि कैसे करें उनको। तो साइबर सिक्योरिटी जो है, साइबर सुरक्षा, इसको अपन यदि कंसाइज वे में, होलिस्टिक वे में जब आप डिफाइन करते हो, तो हम कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी बोलते हैं, मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेज, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरिन। वी प्रोटेक्ट ऑल दैट। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस करते ही somebody else may use it, या उसको डिस्क्लोज कर सकता है, या उसको डिस्टर्ब करता है, छिन्न भिन्न कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, या उसको डिस्ट्रक्ट करता है, उसका विनाश कर सकता है। कैसे अब इसको बचाव कैसे करें? बचाव के देखो 3 तरीके बताएं।
टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, और चौथा उसके साथ में यूजर, क्योंकि यूजर को यदि नॉलेज है ना, तो उसका बचाव भी कर सकता है, और दूसरा जो आपके अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है या जो अपराध कारित कर रहा है उसको भी नॉलेज है, तो वो इसका मिसयूज करता है। ठीक है ना। तो आपने तो बचाव वाली जो करनी है ना, तो बचाव के अंदर टेक्नोलॉजी आपकी सिक्योर टेक्नोलॉजी हो, प्रोसेसेस हों, जैसे पॉलिसीज अपन बनाते हैं, प्रोसेसेस हों, देन प्रैक्टिस जो आप लोगों तक सीमित है। देखिए, जस्ट टू एंश्योर, क्यों करते हैं ये सारा चीज़, क्यों प्रोटेक्ट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी वांट टू एंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इट्स इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अपनी सूचना कॉन्फिडेंशियल रहे दूसरे को, इट शुड नॉट बी एक्सेस्ड बाय द पर्सन हु इज नॉट अथोराइज टू एक्सेस। इंटीग्रिटी का मतलब इट शुड बी इंटीग्रेट, इट शुड बी एज इट इज, इट शुड नॉट चेंज। आप इसमें कोई एडिशन नहीं हो, इसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो इंटीग्रिटी। एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब इट इज अवेलेबल टू द पर्सन हु इज अथोराइज टू एक्सेस। कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर जब ज़रूरत पड़ती है उसमें मिलती नहीं। तो तीन बेसिक चीज़ें हैं उसमें। सो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को सूचना या डेटा के पहुंच को रोकने, सूचना का दुरुपयोग करने, सूचना को परिवर्तन करने, सूचना को छिन्न भिन्न करने से रोकने के लिए जो तकनीकी साधन, जो प्रोसीजर और जो प्रैक्टिस के द्वारा जो सुरक्षित करना है, वो ही उसी से साइबर अपराधों का बचाव संभव है। अब ये प्रश्न आता है कि साहब ये कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हम बचाव करें। ये तो बात मान लें कि ठीक है वो हूँ, लेकिन किन किन सी ये जाती हैं, आपने कोई वो करना अपने। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल इट इज़ वेरी सिस्टमेटिक। आप जैसे ध्यान लगाएं कि आप जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी सूचना तैयार करते हैं, तो किससे तैयार करेंगे उसको? अपन जो तैयार करते हैं उसको एंड पॉइंट बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। एंड पॉइंट में क्या क्या आता है, आप कंप्यूटर से करते हैं उसको, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे पामटॉप, या आप स्मार्टफोन से भी, आजकल सब कंप्यूटर की जगह स्मार्टफोन ने ले ली। तो ये चार चीज़ें हैं, डेस्कटॉप, आपका लैपटॉप, आपका पामटॉप जिसको टैबलेट भी कर दो, चाहे टैबलेट, और कम्युनिकेशन डिवाइस में स्मार्टफोन। इन चारों को आप सुरक्षित रखिए, और इसको सुरक्षित रखने के आपको जो भी इनको काम में लेता है उनको इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ही शुड बी अवेयर अबाउट द सेफ यूज ऑफ हिज कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप और स्मार्टफोन और टैबलेट जिससे जनरेट करते हैं। दूसरा उसके बाद में आता है, आप इसको नेटवर्किंग से तैयार करके फिर अपने नेटवर्किंग से इसको दूसरी जगह भेजते हैं। वो नेटवर्किंग आपका इंटरनेट हो सकता है, आपका इंट्रानेट हो सकता है, लेन हो सकता है, वैन हो सकता है, वाईफाई हो सकता है, हॉटस्पॉट हो सकता है। आप जिस जो नेटवर्क प्रोसेस है उस नेटवर्क को आप सुरक्षित रखिए, वरना जैसे बिजली के तारों में बीच में अंकुड़ी डाल के बिजली चोरी कर लेते हैं, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स नेटवर्किंग के अंदर अपनी सेंध लगा के अपने डेटा को वहीं से चोरी कर लेते हैं। ये मैन इन द मिडल अटैक से बचने के लिए आपको। तीसरा, उसके अंदर जब ये नेटवर्क की हैं ये डिवाइसेज आती हैं, डिवाइसेज में आपका फायरवॉल है, आपका स्विचेज, हर जगह फायरवॉल लगाते हैं कि हर सूचना उधर से आके निकलेगी, जिससे कि वो चौकीदार की तरह काम करता है, उनको अनऑथराइज को उनको रोक सके उसको। ऐसे आपके स्विचेज हैं, रूटर्स हैं। रूटर्स क्या करते हैं, वो उसके आईपी एड्रेस को आप पढ़ के और उसको जिस जहाँ जाना है उसका गंतव्य स्थान है, मतलब हर एक उसके अंदर है। जो सिस्टम इसका ये रहता है ना कि आपके डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भेजना चाहते हो वहाँ जाते हो। तो जैसे रूटर के पास आया, वो आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल्स में है,
वो वैसी लैंग्वेज में नहीं, वो न्यूमेरिकल्स में है, क्योंकि कंप्यूटर न्यूमेरिकल जो 0 1 बाइनरी है यही समझता है। तो वो रूटर उस चीज़ को पढ़ के और जहाँ उसका गंतव्य स्थान है उधर भेजता है, रूटर का जॉब है। तो रूटर भी इसके बीच में आते हैं। तो आपको इनको डिवाइसेस को भी सुरक्षित रखना, क्योंकि सारा डेटा आपका उधर से जाएगा। तीसरा, उसके बाद में जो प्रोसेसर है, जैसे सर्वर्स हैं, जो प्रोसेस होता है डेटा, उसको आप सुरक्षित रखिए। चौथा, आपका सर्वर जहाँ स्टोरेज रखते हैं ना, जहाँ डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोर सर्वर में कई जगह छोटी वो रहता है घर के अंदर ही, तो सर्वर के अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, या अलग से कोई हार्ड डिस्क है उसमें कर लेते हैं, या जहाँ बड़ा है वो लोग क्या करते हैं कि डेटा सेंटर के अंदर कर लेते हैं, या आजकल सारा का सारा क्लाउड पे स्टोरेज, क्लाउड स्टोर रहते हैं। देन उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आप ईमेल से भेजते हैं या वेबसाइट से भेजते हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आती है किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो आप वेबसाइट से करते हैं या ईमेल से आप भेजेंगे। इनकी सुरक्षा रखनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ईमेल बहुत ही विशेष ध्यान देने की बात है ईमेल पे। ईमेल से यदि कोई ईमेल को हैक कर ली तो हर तरह के अपराध कर सकता है। आप किसी भी तरह के अपराध से विक्टिम हो सकते हैं। आपने कोई ईमेल भेजी और रास्ते में किसी ने हैक करके और उसको मॉडिफाई करके भेज दी, तो आप सूचना तो कुछ देना चाहते हैं, उधर सूचना कुछ पहुंचती है। दूसरा, आपकी ईमेल को हैक करके आपके नाम से कोई आदमी किसी आपके कॉन्टैक्ट का सारी लिस्ट आ जाती है, उनको करके अपराध कर सकता है। किसी भी तरह का अपराध किया जा सकता है। इसलिए कई बार जो फिशिंग आता है, तो फिशिंग में फेक ईमेल आता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप ये पता रहे आपको कि हेडर से इसका पता किया जा सकता है कहीं फेक ईमेल तो नहीं है। फेक ईमेल जारी कर देते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े डिग्निटरीज के नाम से, पिछले दिनों पेपर के रिपोर्टिंग है ये, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के नाम एक ईमेल आया और दूसरे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के नाम से भेजा गया। दैट वाज ए फेक ईमेल। और उन्होंने कहा कि ब्रदर, आई एम इन ट्रबल, सेंड मी सो मच अमाउंट। उन्होंने वो पैसा सोचा भाई ब्रदर जज है, भेज दिया। बाद में पता लगा कि वो तो बिल्कुल फेक ईमेल थी। सो ईमेल को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपकी जो वेबसाइट है उसको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। सब जो आगे की आती है, वो जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपका डेटाबेस है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, तो वेब एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, उसके मार्फत हैकर्स वो एक बहुत अच्छा साधन बना रखा है। नई नई वेबसाइट्स आती हैं और नए नए उसके अंदर आपको लुभावने उनके तहत, वेबसाइट के तहत ये आते हैं कि साहब आपको कोई कंपटीशन हो रहा है और बेस्ट कपल चूज करना है, आप अपनी फ़ोटो भेजिए, आप उसको भेज देते हैं और उसके अंदर अच्छी नाम का वो करता है। तो ये लुभावने जो है ना, जब फिशिंग अटैक आते हैं इसके तहत, आप उसका बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरा ये रहता है कि कई आपके जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो नई इस तरीके से बनाते हैं कि उसके साथ में कोई न कोई इस तरह का वो अटैच कर देते हैं एप्लीकेशन, कि उस एप्लीकेशन के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई न कोई वायरस या कोई आपका प्रोग्रामिंग उसमें अटैच हो जाता है। आपने जैसे उसको क्लिक किया, वैसे आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन के अंदर वो प्रोग्रामिंग से कीलॉगर है, स्पाईवेयर है, वो उसके अंदर अपलोड हो जाता है। और जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ, उसके बाद में आपके सारे इंफॉर्मेशन उनके हैकर के पास चली जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये इसका तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी सावधानी की ज़रूरत है। आप जो डिवाइसेस काम में लेते हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस काम में लेते हैं, और उसके अंदर जो सूचना है उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से थैंक यू।